आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए किया है सबसे बड़ा सर्वे के मुताबिक यूपी में फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के इस सबसे ताजा सर्वे का अनुमान है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी कर सकती है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के आने वाले चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को 241 से 249 सीटें मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 130 से 138 सीटें हासिल हो सकती हैं। बीएसपी को 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। सी वोटर के इस सबसे ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी प्लस को 41% वोट, समाजवादी पार्टी प्लस को 32% वोट, बीएसपी को 15% वोट और कांग्रेस को 6% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। ये सर्वे 4 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच किया गया है, जिसमें 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। लखीमपुर कांड से यूपी के आने वाले चुनाव में हो सकता है बीजेपी को नुकसान। सी वोटर के सर्वे में ऐसा अनुमान सामने आया है। सी वोटर सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया था कि क्या लखीमपुर कांड से चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। 60% लोगों का जवाब था हाँ, जबकि 40% लोगों ने कहा नहीं। इसी से जुड़ा एक अन्य सवाल था कि क्या लखीमपुर कांड से यूपी सरकार की छवि को नुकसान हुआ। 70% लोगों ने माना कि हाँ, जबकि 30% लोगों ने नहीं कहा। सर्वे में एक सवाल ये भी था कि क्या लखीमपुर हिंसा की वजह मंत्री अजय मिश्रा का बयान है। 61% लोगों ने कहा हाँ, 39% लोगों ने कहा नहीं। क्या विपक्ष चुनाव की वजह से लखीमपुर के मुद्दे को हवा दे रहा है, इस पर 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 42% लोगों ने कहा नहीं। सर्वे का एक सवाल था कि क्या यूपी की कानून व्यवस्था कुछ दिनों में खराब हुई है। 63% लोगों ने कहा हाँ, 37% लोगों ने कहा नहीं। सर्वे के मुताबिक 41% लोग योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर पहली पसंद मानते हैं, जबकि 31% लोग जो हैं वो अखिलेश यादव को और 17% लोग मायावती को सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं है, लेकिन पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है आम आदमी पार्टी। कुल 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए हुए इस सर्वे के नतीजों में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है, अकाली दल को 17 से 25 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। जहां तक वोट शेयर की बात है तो सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस को 32%, अकाली दल को 22%, आम आदमी पार्टी को 36%, बीजेपी को 4%, अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। पंजाब में 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। पंजाब में सीएम बदलने को सी वोटर सर्वे में ज्यादातर लोगों ने सही माना है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होने का अनुमान है। सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने पंजाब में सीएम बदलकर सही किया। 59% लोगों ने कहा हाँ और 41% ने कहा ना। क्या कैप्टन को हटाने से कांग्रेस को फायदा होगा, इस पर 54% ने हाँ और 46% ने ना कहा। नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में जीत जाएगी, इस सवाल पर हाँ कहने वाले थे 39% और नहीं कहने वाले 61%। कांग्रेस में झगड़े का फायदा किसे सबसे ज्यादा होगा, इस सवाल पर 42% ने कहा आम आदमी पार्टी, 22% ने कहा अकाली दल, 15% ने कहा बीजेपी और 6% ने अन्य में जवाब दिया। सर्वे में केजरीवाल पंजाब के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। उन्हें 22.5% लोग, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 20% लोग और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को 18.5% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सी वोटर सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी को कुछ सीटों के घाटे के साथ बहुमत मिलने के संकेत हैं।
सर्वे में उत्तराखंड का जो चुनावी मूड है उसके मुताबिक 70 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 21 से 25 सीटें और बीजेपी को 42 से 46 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकती हैं। जहां तक वोट शेयर का अनुमान है तो सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 34%, बीजेपी को 45%, आम आदमी पार्टी को 15%, अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। 2017 के पिछले चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था और कांग्रेस महज 11 सीटों पर ही सिमट गई थी। उत्तराखंड चुनाव के लिए सी वोटर के सर्वे में सामने आई है एक दिलचस्प बात। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है हरीश रावत। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक हरीश रावत को सबसे ज्यादा 37% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि मौजूदा सीएम पुष्कर धामी को 24%, अनिल बलूनी को 19%, कर्नल अजय कोटियाल को 10%, सतपाल महाराज को 1% और अन्य को 9% लोग सीएम देखना चाहते हैं। सर्वे में ये भी पता चला है कि उत्तराखंड में बार बार सीएम बदलने से लोग बीजेपी से नाराज हैं। सर्वे में पूछा गया, बार बार सीएम बदलने से बीजेपी को फायदा होगा? 33% लोगों ने कहा हाँ, 67% लोगों ने कहा नहीं। सर्वे में ये भी पूछा गया कि फ्री बिजली का वादा चुनाव पर असर डालेगा? 33% ने कहा हाँ, 67% ने कहा नहीं। उत्तराखंड में चारधाम के लिए बने देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा मानने वाले 52% लोग हैं, जबकि जमीन कानून को लेकर 50-50 राय है। गोवा में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक कुल 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 से 28, कांग्रेस को 1 से 5, आम आदमी पार्टी को 3 से 7 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक गोवा में आम आदमी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं। सर्वे का अनुमान है कि बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 18%, आम आदमी पार्टी को 23% और अन्य को 21% वोट मिल सकता है। गोवा में पिछली बार हुए चुनाव के बाद नाटकीय घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, जबकि कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। मणिपुर के चुनाव में इस बार आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए जीतना। सी वोटर के सर्वे में आया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है कड़ा मुकाबला। मणिपुर की विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एनपीएफ को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। यानी मुकाबला टक्कर का है। जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 36%, कांग्रेस को 34%, एनपीएफ को 9% और अन्य के खाते में 21% वोट जा सकते हैं। पिछले चुनाव में भी मणिपुर में किसी को भी नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत, लेकिन बीजेपी ने घटक दलों की मदद से बना ली थी सरकार। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू किया मौन अनशन। सिद्धू सिर्फ कागज पर लिखकर दे रहे हैं जवाब। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने यूपी के लखीमपुर खीरी में अपना मौन अनशन शुरू कर दिया। वो लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर वालों से मिलने गए थे और वहीं उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया। सिद्धू पत्रकार रमन के घर के बाहर ही पलंग पर लेट गए। लखीमपुर कांड के जिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए सिद्धू अनशन पर बैठे हैं, वो आज पुलिस के बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुआ। हालांकि उसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया कि उनका बेटा घर पर ही है। हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, सैफपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित है, अभी भी उपस्थित है। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवा। आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए लखीमपुर पुलिस ने एक बार फिर से समन भेजा है। उसे कल सुबह हाजिर होने के लिए कहा गया है। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। किसी और संस्था को जांच सौंप सकता है सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई।
कोर्ट ने यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा, पुलिस आरोपी से अनुरोध क्यों कर रही है कि वो खुद उसके सामने पेश हो? अगर आरोपी कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उसके प्रति भी पुलिस का यही रवैया होता? हत्या की नामजद एफआईआर है और कुछ चश्मदीद आरोपी को वहां देखने का दावा कर रहे हैं, तो फिर पुलिस ने अपने हाथ क्यों रोके? इस मामले में जो लोग शामिल हैं उसके चलते हम सीबीआई को भी ये जांच सौंपना नहीं चाहते, हमें कोई और तरीका देखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस दिन यह मामला सुनवाई की लिस्ट में सबसे पहले लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के परिवार में गहरा गया है बेटों का झगड़ा। लालू और तेजस्वी दिल्ली में पासवान की बरसी में शामिल हुए, तो वहीं तेज प्रताप पारस गुट के ऑफिस पहुंच गए। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में एलजेपी के पारस गुट के दफ्तर पहुंच गए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जबकि खुद लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में चिराग के साथ खड़े दिखे। तेज प्रताप यादव का पारा तब से चढ़ा हुआ है जब आरजेडी ने बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनको हटा दिया। तेज प्रताप ने आज फेसबुक पर लिखा, मेरा नाम रहता न रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। जिसकी वहाँ जरूरत है मीसा भारती क्या करेंगे जाके? कोई जरूरत नहीं। हमारा ही नाम नहीं है, जगतानंद सिंह का नाम नहीं है, राबड़ी जी का नाम नहीं है, इससे क्या मतलब है? आरजेडी ने 20 नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें तेज प्रताप यादव का नाम गायब है। इसी को लेकर तेज प्रताप यादव विद्रोही तेवर अख्तियार किए हुए हैं। फिलहाल मुंबई की अर्थर रोड जेल में ही रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। आर्यन खान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मुंबई की किला कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी ये कहकर खारिज कर दी कि तीनों आरोपियों की बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, यानी कोर्ट के पास शक्ति नहीं है कि इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सके। आर्यन खान के वकील सतीश माने सिंधे ने इसका पुरजोर विरोध किया, तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने शाम तक जब फैसला सुनाया तो वो उनके खिलाफ था। अब आर्यन खान की जमानत याचिका सोमवार को ही दायर हो सकेगी। आर्यन खान को फिलहाल 3 दिन तक अर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को छुट्टी है। ऐसे में जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकती। बलात्कार के केस में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक और हत्या का दोषी करार। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट 12 अक्टूबर को सुनाएगी सजा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो पहले से ही हत्या और रेप के मामले में जेल में सजा काट रहा है, उसे अब एक और हत्या के केस में सजा मिलने वाली है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी माना है। 4 दिन बाद 12 अक्टूबर को राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी। गुरमीत राम रहीम को 2 आदमियों के दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा पहले ही मिली हुई है। डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की गई थी। आरोप है कि रंजीत सिंह को गुरमीत राम रहीम के काले कारनामों का पता चल गया था, जिसके बाद साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी गई। टाटा सन्स के हाथों में चली गई है एयर इंडिया। टाटा सन्स ने सबसे बड़ी बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। 68 साल के बाद एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा ग्रुप के पास चली गई है। रतन टाटा ने इस खास मौके पर ट्विटर पर एक पुरानी फोटो शेयर की, जिसमें एयर इंडिया के संस्थापक जेआरडी टाटा एयर इंडिया स्टाफ के साथ विमान से उतरते दिख रहे हैं। जेआरडी टाटा 1977 तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद टाटा की विमान कंपनी ही एयर इंडिया हो गई थी। अब टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को वापस अपने नाम कर लिया है। सरकार ने इसके लिए 12,906 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी थी। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने के बदले सरकार को टाटा सन्स से 2,700 करोड़ रुपए नगद मिलेंगे। इस नीलामी में सिर्फ 2 ही बोली लगाने वाले थे, एक टाटा सन्स और दूसरे स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह।
पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर अभी तनाव खत्म ही नहीं हुआ है और इस तरह की रिपोर्ट आई है कि अब अरुणाचल प्रदेश में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच में फेस हुआ यानी कि गतिरोध की स्थिति बनी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के यांगसे सेक्टर में चीन के करीब 200 सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि जो बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के दौरान चीनी सेना ने एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह घुसपैठ करने की कोशिश की। उसी दौरान भारतीय सेना की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी वो भी वहां पर गश्त कर रही थी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में गतिरोध हुआ, फेस हुआ। इस दौरान ये भी बताया गया कि भारतीय सेना ने चीन के कुछ सैनिकों को बंदी भी बना लिया। जैसे ही दोनों देशों की सेनाओं के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को इस गतिरोध की जानकारी मिली, अरुणाचल प्रदेश के ही बुमला में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो हट है, बीपीएम हट है, वहां पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो गतिरोध था उसको सुलझा लिया गया, यानी कि विवाद को सुलझा लिया गया। पिछले 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनाव चल रहा है। 12 दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, डिसएंगेजमेंट जो एग्रीमेंट भी हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अंगूठी पहनाई। आईपीएल 2021 में गुरुवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दी, लेकिन मैच के बाद ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के 29 साल के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बिग बॉस फेम सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन जया भारद्वाज को प्रपोज किया। उन्होंने स्टैंड्स में सबके सामने जया को अंगूठी पहनाई। क्रिकेटर दीपक चाहर और जया भारद्वाज एक अरसे से रिलेशनशिप में हैं। अब इस अनूठे प्रपोजल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।